हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अधिकार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पार्ट के लेखक का नाम है प्रदीप तिवारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वह सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो इसका मतलब है वह सब सजीव है, सब जिंदा है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान, मुर्दा मतलब मरे हुए, जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर ये सारी लाइंस लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो ये जो तारीख है 14 मार्च 1931 की, वो एक ऐतिहासिक तारीख है भारत की, जिस दिन सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव आया था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, मतलब एक बोलती हुई फिल्म बनाई थी। पर वो दौर ऐसा था, वो टाइम ऐसा था जब मूक फिल्म श्रावण फिल्म बनती थी, वो बहुत ही सबको अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। तो वो भी बहुत सारे लोग देखते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल आई थी उसी साल मूक फिल्में भी बहुत सारी आई थी, पर बोलती फिल्मों का ये नया टाइम स्टार्ट हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पहली बोलती हुई फिल्म के डायरेक्टर का नाम था अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड फिल्म देखी थी बोलती हुई शो बॉट। उनके मन में भी फिर इच्छा जागी बोलती हुई फिल्म बनाने की। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो कि तो फिल्म में ले लिए गए। पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर, मतलब उनका एक होगा एक थिएटर, तो उनका एक फेवरेट नाटक था, जो उसके आधार से उन्होंने एक अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा मतलब स्क्रिप्ट बनाई। उस नाटक के बहुत सारे गाने वैसे के वैसे उस फिल्म में ले लिए गए थे। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखन नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी थी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस टाइम कहा था कि हमारे पास कोई डायलॉग राइटर नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत तो होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए खुद की धुनें चुनी थी, खुद के ट्यून्स चुनी थी। फिल्म के संगीत में महज 3 इंस्ट्रूमेंटल थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन, इन सब का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के रूप में किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पश्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, तो ये गाना था। और इसके प्लेबैक सिंगर बने WM खान, इसके प्लेबैक सिंगर बने। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण की जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, मतलब डिस्क मतलब CD रिकॉर्डिंग का एक पार्ट। हाँ, तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड की वजह से उसको रात में शूट करना पड़ा। मूक जो फिल्में होती थी, जो इशारों से होती थी, वो फिल्में दिन में ही हो जाती थी, क्योंकि उसमें कोई आवाज़ तो डाली नहीं थी, इसलिए वो दिन में ही हो जाती थी। दिन में ही उसको शूट किया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने की वजह से उसमें लाइट की व्यवस्था भी करनी पड़ी थी उनको। यही से प्रकाश प्रणाली, मतलब लाइट कैमरा एक्शन, वो यही से चालू हुआ और ये फिल्म का जरूरी हिस्सा बन गया। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। आलम आरा ने फ्यूचर के लिए कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही थे। अर्देशिर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से ज़्यादा मूक और लगभग 100 संवाद मतलब बोलने वाली फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, जिसमें
गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोज से आलम आरा फिल्म थी ना, वो अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब मन भरने वाली, थोड़ी थोड़ी मजाकिया टाइप की। फिल्म में हिंदी उर्दू ये सब थे, इसमें गीत संगीत नृत्य डांस वगैरह ऐसी चीज़ें थी। फिल्म में नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। वह उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। फिल्म की एक्ट्रेस का नाम था जुबेदा और एक्टर थे विठल। वो उस टाइम के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मतलब सर्वाधिक पारिश्रमिक मतलब होता है जो मेहनती है, और उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। उनको लेकर एक बात बहुत फेमस है, विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी थोड़ी, तो उनको इसी कमी की वजह से उन्हें हटा दिया गया था और उनकी जगह महबूब को एक्टर बना दिया गया उस फिल्म का। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा करा दिया कोर्ट में। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वह लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। उस टाइम में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो उस टाइम के बहुत फेमस वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती हुई फिल्म के एक्टर बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी चलती रही थी। मराठी और हिंदी फिल्मों में वो लंबे टाइम तक एक्टर और स्टंटमैन के टाइप में अपना काम करते रहे थे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योगों में प्रमुख स्तंभ बने। आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी थे, जो आगे चलकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जरूरी हिस्सा बन गए। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में दिखाई गई थी। फिल्म 8 हफ्ते तक हाउसफुल चली, मतलब सीट ही खाली नहीं मिल रही थी। भीड़ इतनी थी कि पुलिस के लिए संभालना ही मुश्किल हो गया था। सबको फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहली बोलती फिल्म थी तो सबको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, और सिनेमा में भी कहीं भी बैठने की जगह भी नहीं थी, बहुत भीड़ हो गई थी। तो ये बताया गया है, ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। मतलब 10,000 फुट लंबी कैसे? ये तो पहले के ज़माने में क्या है, ऐसे इस टाइप से होता था, तो ये 10,000 फुट लंबे थे। अब तो अलग अलग सिस्टम्स चलने लग गए हैं, तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था। आगे बढ़ते हैं। समाज फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। बोलती फिल्मों के लिए पौराणिक मतलब प्राचीन कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथा और इसके अलावा सामाजिक विषय, ये सब फिल्में बनी। सामाजिक विषय मतलब सोशल इश्यूज़, हमारे समाज जैसी ये सब फिल्में बनाई गई। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक कैरेक्टर महात्मा गांधी जैसा भी था। इसकी वजह से जो समाज मतलब हमारी जो बोलता सिनेमा था, उसको ब्रिटिश शासकों की, ब्रिटिश लोगों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। मतलब ब्रिटिश लोगों ने देख लिया कि ये हमारे खिलाफ वाली पिक्चरें बना रहे हैं, तो बोलते सिनेमा को उसका सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिसाब का ज़रूरी योगदान दिया है। बोलते सिनेमा के नए टाइम की शुरुआत करने वाले आर्देशिर जब 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया था और उन्हें भारतीय बोलती फिल्म का पिता कहा गया था। तो उन्होंने उस टाइम कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब खिताब मतलब सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है, मतलब उनकी मदद की है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुफ्त फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। तो जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया था, तो
सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे एक्टर एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ने लग गई थी और फिर डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ एक्टिंग से तो काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के टाइम पर तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले, मतलब कैसे भी चल जाते थे एक्टर। अब उन्हें डायलॉग बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी, मतलब सिंगिंग की भी बहुत वैल्यू होने लग गई थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसके आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। आलम आरा पिक्चर बनी थी तो शुरू में क्या होता था, जो बोलती फिल्में बनती थी उसके टाइम पर, उस फिल्मों के टाइम पर कोई अलग से कोई सिंगर नहीं रखा जाता था। जो एक्टर होते थे उनको एक सिंगर बनाया जाता था, मतलब प्लेबैक सिंगर किसी को नहीं बनाया जाता था। हिंदी उर्दू भाषाओं की इंपॉर्टेंस बढ़ी। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला, मतलब बहुत सारी भाषाओं का दाखिला हुआ, बहुत सारी भाषाएं आई। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, मतलब हमारे देश का हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, मतलब नया चलन शुरू हुआ। हमारे डेली रूटीन और सोशल लाइफ की फिल्में भी बहुत ज़्यादा बेहतर होकर बनने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। एक्टर एक्ट्रेस सबको उस टाइम इतने अच्छे लगने लगे थे कि जो देखने वाले लोग थे उनको इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा, मतलब बहुत अच्छे लगने लगे थे उनकी स्टाइल वगैरह। जो माधुरी नाम की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसकी जो एक्टर है वो सलोचना बनी थी। उसकी हेयर स्टाइल जो थी वो उस टाइम बहुत ही अच्छी लगी थी औरतों को। औरतें अपनी हेयर स्टाइल उसी तरह कर रही थी। भारत ही नहीं, आलम आरा को भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी बहुत ही पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, दादा साहब फाल्के, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। मूक फिल्मों की शुरुआत दादा साहब फाल्के ने की थी। बोलती फिल्म की शुरुआत आर्देशिर ने की थी। उनकी जो उपलब्धता थी उसको अपनाना ही था, क्योंकि वो सिनेमा में एक नया बदलाव शुरू करने वाली थी, नया युग शुरू हो गया था उस वजह से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मेरे को अलग से कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।